नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें आपको उत्तराखंड की सभी किताबों का संकलन देखने को मिलता है। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और साथ साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 9वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसकी स्थापना 1909 में होती है। नैनीताल के जूलीकोट में इसकी स्थापना की गई थी। और इस गवर्नमेंट जो एक गार्डन बनाया गया था, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसका संचालक किसको बनाया गया था? नॉर्मन गिल को दिया गया था। ठीक है, नॉर्मन गिल काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका जो गठन किया गया, इसका संचालक इसी को बनाया गया। इनके साथ इनका एक सहायक था जिनका नाम था रामलाल शाह। और हमने एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले देखा था कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली वनस्पतियों को लिपिबद्ध किसने किया? इन्हीं रामलाल शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भुवनेश्वरी देवी मेला कहां लगता है? तो यह एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आया है। भुवनेश्वरी देवी मेला आपके पौड़ी में लगता है। ठीक है, और अगर पूछेगा भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहां है, तो आश्रम आपके टिहरी में है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी गढ़वाल, भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी गढ़वाल। ठीक है, एक मंदिर है टिहरी के अंदर, काफी फेमस मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर। ये कहां है? ये आपके टिहरी में है। और इस चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण के अंदर भुवनेश्वरी पीठ बोला गया है। तो तीन चीजें हो गई है, भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी गढ़वाल, भुवनेश्वरी महिला आश्रम और भुवनेश्वरी पीठ, दोनों के दोनों टिहरी गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्द्वानी से शारदा नदी के इलाकों का सर्वेक्षण किसने किया था? तो उत्तराखंड के एग्जाम में खास तौर पे जब एग्जाम यूके SSSC कंडक्ट करवाता है, कुछ क्वेश्चन वो यूनिक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस सीरीज में आपको यूनिक क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और प्रीवियस ईयर के भी देखने को मिल जाते हैं। हल्द्वानी में शारदा नदी के इलाकों में की अगर हम बात करते हैं, यहां का सर्वेक्षण जी एडम्स के द्वारा करवाया गया था 1895 में। ठीक है, कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? तो कौन से मृग से हमें कस्तूरी मिलती है? कौन से कस्तूरी मृग से? तो ये मिलती है ऐसे कस्तूरी मृग जो 1 वर्ष से अधिक के नर मृग होते हैं, उनसे मिलती है। विकल्प आपको इस तरह दिए जाएंगे पेपर में कि 1 वर्ष से अधिक मादा मृग में, 1 वर्ष से अधिक नर मृग में, 1 वर्ष से कम किसी भी मृग में, इस तरीके से। तो आपको सारी कंडीशन याद रखनी है, 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और नर मृग से ही मिलता है कस्तूरी। जो कस्तूरी मृग है, ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी सिर्फ नर कस्तूरी से मिलती है, इसको याद करना है। और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम कस्तूरी हमें मिलती है। जो नर कस्तूरी मृग होता है, उससे हर 3-3 साल के अंतराल में कस्तूरी को प्राप्त किया जाता है, लेकिन एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। यह भी पेपर में पूछा गया था, एक बार में कितनी प्राप्त होती है? 30 से 45 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पेपर में आया था, मोनाल जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, इसका प्रिय भोजन क्या है? तो मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। इसी प्रकार कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन है केदार पाती। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को कब स्वीकार किया था? तो संगौली की संधि दिसंबर 1815 में होती है। नेपाल सरकार के द्वारा इसे 4 मार्च 1816 को यहां पर किया गया था। तो संगौली की संधि की पुष्टि कब होती है? आप बताएंगे 4 मार्च 1816 को। नेक्स्ट है, और एक और क्वेश्चन आया था, वर्तमान में जो ये संगौली नामक जगह है, ये कहां पड़ती है? ये आपके बिहार में पड़ती है। एक क्वेश्चन SSC में आया था कि जो आंग्ल गोरखा युद्ध था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इसी संधि के तहत हुआ। ठीक है, किस वर्ष उत्तराखंड का विलय संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में कर दिया गया? तो किस वर्ष जो उत्तराखंड वाला इलाका है, इसको संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में मिलाया गया? 1901 में मिलाया गया।
ठीक है। किस गोरखा सेना नायक को मौला राम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी? तो मौला राम जो कि फेमस चित्रकार हैं उत्तराखंड के, इनके द्वारा दानवीर कर्ण किस गोरखा को बोला गया? रणजौर सिंह थापा को बोला गया। रणजौर सिंह थापा अमर सिंह थापा के पुत्र थे और इनको मौला राम के द्वारा दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सा गोरखा सेना नायक कृषकों के प्रति उदार था? तो जब गोरखाओं ने यहां पर अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने अपने गोरखा सूबेदार यहां नियुक्त किए, सेनानायक नियुक्त किए। तो कौन सा गोरखा सूबा जो था वो किसानों के प्रति उदार था, जिसने कृषि व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार किए? वो था हस्तिदल चौतरिया। इसका नाम आपको याद करना है, ठीक है। ये कृषकों के प्रति उदार था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि हरिद्वार जो था उस समय गोरखा काल में दास बिक्री का प्रमुख केंद्र था। सबसे ज्यादा फेमस किसके काल में हुआ था हरिद्वार दास बिक्री के रूप में? हस्तिदल चौतरिया के रूप में, ठीक है, इसी के काल में। यहां पर हम उत्तराखंड के मिक्स क्वेश्चंस को यहां पर कवर करते हैं। अगर आपका उत्तराखंड वीक है, आप उत्तराखंड को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमने उत्तराखंड की कई सारी बुक्स को यहां पर सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज, एमसीक्यू में, थ्योरी में, वन लाइनर में यहां पे कवर किया है। प्रैक्टिस सेट हमने लगाए हैं उत्तराखंड के एमसीक्यूज के, चाहे वो टॉपिक वाइज हो चाहे रैंडमली हो। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। साथ में जैसा आप जानते हैं, मैंने कल भी कहा था, डीप क्लासेस हमारी चल रही हैं। उनकी क्लासेस रेगुलर नहीं आ सकती हैं, लेकिन टाइम टाइम पर रेगुलर इंटरवल पे आपकी आती रहेंगी। कोशिश करूंगा हर 2 दिन में आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एक ही क्लास में दे सकूं, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल्ड क्लासेस होती हैं। सारे फैक्ट वहां पर एक जगह पर आते हैं, तो उस वीडियोस को बनाने में, उस कंटेंट को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो रेगुलर बेस पर वो सीरीज नहीं चल सकती, लेकिन समय से काफी पहले हम उसको कवर कर जाएंगे। और एक एक वीडियो आपकी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि एक एक वीडियो के अंदर आपके हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर जाएंगे, जैसे हमने ज्योग्राफी की पहली वीडियो में किया था। और साथ में जीके के लिए भी हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं। बहुत जल्द आपको हिंदी की सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से किसे विभूषित किया गया था? तो नेपाल दरबार के द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा जो फेमस, जो सबसे ऊपर की उपाधि दी जाती थी काजी, ये नियुक्त किया गया था अमर सिंह थापा को, ठीक है। ये उपाधि किसको दी गई थी? अमर सिंह थापा। मूरक्राफ्ट कुमाऊं और गढ़ राज्य होते हुए ऊन की विस्तृत जानकारी हेतु किस वर्ष तिब्बत में गया था? देखिए, उस समय में तिब्बत में इतना आसान नहीं था जाना, अनुमति लेकर वहां पर जाना पड़ता था। तो एक अंग्रेज मूरक्राफ्ट बिना अनुमति के सीधा तिब्बत चला गया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था तिब्बत की तरफ से अंग्रेजों के साथ। तो मूरक्राफ्ट ने तिब्बत की यात्रा कब करी? इसने तिब्बत की यात्रा 1812 में करी थी, ठीक है। गोरखा सैनिकों के द्वारा जनता से कर वसूलने के नियम को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन काल में अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन जो गोरखा सैनिक होते थे ये भी जनता से टैक्स वसूलते थे, उसको बोला जाता था बलि। तो गोरखा सैनिकों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसे बलि कहा जाता था गोरखा शासन काल में। रण बहादुर चंद्रिका किसकी रचना है? तो रण बहादुर चंद्रिका यह रचना मौला राम की रचना है, ठीक है। सुदर्शन शाह ने किस वर्ष टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो सुदर्शन शाह जो कि परमार वंश के राजा थे, परमार वंश के 55वें राजा थे, श्रीनगर में परमार वंश की राजधानी थी। लेकिन 1815 के बाद जब यहां पर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने श्रीनगर को हड़प लिया। युद्ध की भरपाई उन्होंने सुदर्शन शाह से मांगी, ये दे नहीं पाए, तो आधा राज्य इनका हड़प लिया। तो सुदर्शन शाह के द्वारा अपनी नई राजधानी टिहरी को बनाया गया 1815 में। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना होती है। कौन करते हैं? सुदर्शन शाह करते हैं, ठीक है। टिहरी राज्य स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो टिहरी राज्य या टिहरी रियासत की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1815 को, और इस दिन को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट किस वर्ष टिहरी में आया था? तो मूरक्राफ्ट जो तिब्बत गया था 1812 में, ये टिहरी में आता है 1820 में, ठीक है। इसको याद करना, क्योंकि जो फेमस क्वेश्चन है वो ये वाला है कि मूरक्राफ्ट तिब्बत कब गया? तो 1812 है। जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट सीधा आंसर मूरक्राफ्ट को देख करके 1812 टिक कर देते हैं। 1812 में टिहरी रियासत का अस्तित्व ही नहीं था, तो ये टिहरी रियासत में कब जाता है? 1820 में जाता है। सुदर्शन शाह को
कलाविदों का शिरोमणि यह कथन किसने कहा था? तो सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि ये मूरक्राफ्ट ने ही कहा था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था? तो टिहरी रियासत की स्थापना तो हो गई 1815 में, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा यह स्वीकार कि सुदर्शन शाह के बाद टिहरी पर उनके वंशजों का अधिकार होगा, ये अंग्रेजों ने 4 मार्च 1820 को स्वीकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी राज्य में शामिल किया गया था? तो रवाई परगना जहां पर आपका तिलाड़ी मैदान भी पड़ता है और यहीं पर लगभग 100 साल के बाद जाकर के 1930 में जाकर के तिलाड़ी कांड होता है, जिसको हम रवाई कांड भी कहते हैं। उस समय ये टिहरी रियासत में था। तो रवाई परगना टिहरी में शामिल कब हुआ? इसे टिहरी राज्य में 1824 में मिलाया गया था। इसके बाद 1930 में 30 मई को आप जानते हैं यहां पर जो तिलाड़ी मैदान था वहां पर जनता एक सम्मेलन कर रही होती है, कई सारे लोग वहां पर जमा होते हैं, बैठक चल रही होती है और तभी टिहरी रियासत के जो दीवान थे चक्रधर जुयाल वो वहां पर पहुंच जाते हैं और गोलियां यहां पर चलवा देते हैं। इसी घटना को तिलाड़ी कांड कहते हैं क्योंकि तिलाड़ी मैदान में हुआ। इसी घटना को रवाई कांड कहते हैं क्योंकि रवाई परगने में हुआ। वर्तमान में रवाई आपका या जो तिलाड़ी मैदान है आपका वर्तमान में उत्तरकाशी में स्थित है। इसको भी याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष टिहरी रियासत में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में कार्य कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया? अभी तक अलग सा एजेंट वहां पर अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जाता था, उसको नियुक्त किया जाता था, लेकिन 1842 में यह व्यवस्था करी गई कि जो कुमाऊं कमिश्नर होगा वही टिहरी रियासत में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व करेगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। कब करी यह व्यवस्था? 1842 में जब तराई जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 1848 में सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में बनाए राजभवन को क्या कहा जाता था? तो सुदर्शन शाह ने टिहरी में एक नई राजभवन का निर्माण करवाया जिसे पुराना दरबार के नाम से बाद में जाना गया। ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार चैतू और माणकू को किसने आश्रय प्रदान किया था? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। मौला राम के बाद उत्तराखंड में 2 फेमस चित्रकार हुए जिनके नाम थे चैतू और माणकू, और इन दोनों को आश्रय सुदर्शन शाह ने दिया था, यानी ये दोनों के दोनों सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह ने किस नाम से 7 खंडों में सभासार ग्रंथ की रचना करी है? तो सुदर्शन शाह के द्वारा एक ग्रंथ की रचना करी गई है जिसका नाम है सभासार, और यह रचना इन्होंने ब्रज भाषा में करी है। और किस नाम से करी है? सूरत कवि के नाम से। क्वेश्चन बनता है इनमें से किस पमार नरेश को सूरत कवि के नाम से जाना जाता है? तो सूरत कवि के नाम से सुदर्शन शाह को ही जाना जाता है। राजी और बोक्सा को आदिम जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? तो देखिए उत्तराखंड की 5 जनजातियां हैं। ठीक है। इन 5 जनजातियों में से 2 जनजाति हैं जिनको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। एक है राजी और एक है आपकी बोक्सा। जनजाति का दर्जा इनको 1967 में मिला था। आदिम जनजाति का दर्जा राजी को 1975 में और बोक्सा को 1981 में मिला था। ठीक है। फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? वर्ल्ड फेमस जो फूलों की घाटी है आपकी, यह नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की जाती है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1982 में की जाती है। ठीक है। यानी 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है? जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को की सूची में शामिल है फूलों की घाटी और इसे 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया। इसे बैकुंठ भी कहते हैं, भीमडार घाटी, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है। राजवक्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो परियोजनाएं भी आपसे पूछ ली जाती है। राजवक्ती परियोजना नंदाकिनी नदी पर है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो राजवक्ती परियोजना और इसके साथ एक और परियोजना को याद कर लीजिए, बनाला परियोजना। ये दोनों की दोनों नंदाकिनी पर हैं, चमोली जनपद में। इचारी बांध कहां स्थित है? तो इचारी बांध आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इंपॉर्टेंट है किस नदी पर बना है? इचारी बांध टोंस नदी के ऊपर बना हुआ है। और जिले कौन से में है? जिले आपका देहरादून है। कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो देहरादून में है और टोंस नदी पर हैं, जैसे
आपसे पूछी जाती है छिबरो परियोजना, टोंस देहरादून। एक आती है किसौ बांध परियोजना, ये भी टोंस देहरादून। इनको आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बांध कोठार बांध है, जो कि अल्मोड़ा में कोसी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवेज भी आपसे पूछे जाते हैं। गंगोत्री कौन से हाईवे पर है, बद्रीनाथ कौन से हाईवे पर है, यमुनोत्री कौन से हाईवे पर है। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH7 और सबसे छोटा है NH307, ठीक है। पहले सबसे लंबा 58 था, लेकिन अब कौन है? NH7 है। और पहले सबसे छोटा 72A था, अब है 307। आपको दोनों याद करने हैं, क्योंकि UKSSC ने ही एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को दिया था। तब भी डाटा चेंज हो चुका था, लेकिन उसने विकल्प आपको पुराने वाले ही दिए थे, तो इसको आपने याद रखना। अगर नए वाले विकल्प में जाते हैं तो फिर तो ठीक है, आप इन्हीं को टिक करेंगे, अदरवाइज पुराने की तरह से ही आपको चलना होगा। जो वहां पर भी विकल्प दिए गए थे आयोग की तरफ से, उसमें पुराने वाले विकल्प ही थे, जिसका उत्तर 72A था, ठीक है। 4 धामों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा धाम कौन से हाईवे पर है। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम गंगोत्री धाम की, गंगोत्री धाम आपके NH34 पर है। और अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें, ये 134 पर है। इसी प्रकार हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो ये आपके NH7 पर है। और अगर हम केदारनाथ की बात करें तो ये 107 पर है। तो इनको आपने याद करना है। अगर पुराने की बात करें, क्योंकि पुराना भी आता है, जैसे मैंने आपको कहा, तो गंगोत्री पहले 108 पे था, अब 34 पर है। यमुनोत्री पहले 94 पे था, अब 134 पर है। बद्रीनाथ पहले 58 वाले हाईवे पे थे, अब नंबर 7 पे हैं। और केदारनाथ धाम पहले हाईवे 109 पर थे, अब 107 पर हैं। तो इधर आपके पुराने हैं, इधर नए हैं, दोनों आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहते हैं? तो रसोई घर की दीवारों पर जो देवी देवताओं के चित्र आदि बनाए जाते हैं, इनको नाथ या टुपुक चित्र बोला जाता है। मौलाराम का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मौलाराम को लेकर ढेर सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने ऊपर देखे, एक और क्वेश्चन आपका यहां पर आया है मौलाराम को लेकर के। मौलाराम का जन्म 1743 में होता है, श्रीनगर में इसका जन्म होता है, ठीक है। मौलाराम चित्रशाला, जो मौलाराम की आर्ट गैलरी है, वो कहां है? वो भी श्रीनगर में स्थित है। अब देखिए यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मौलाराम थे, ये पंवार राजाओं के संरक्षण में रहते थे। प्रदीप शाह से लेकर के ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, सबका इनको संरक्षण प्राप्त था। और पंवार वंश की राजधानी कहां थी? श्रीनगर। लेकिन 1815 में श्रीनगर अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। उससे पहले गोरखाओं के अधिकार में था। टिहरी रियासत की स्थापना हो गई। उसके बावजूद मौलाराम कहां रहते थे? श्रीनगर में ही रहते थे, गोरखा काल में भी और ब्रिटिश काल में भी। और इसीलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अब राजा कहां चले गए हैं? राजा टिहरी चले गए हैं। तो सुदर्शन शाह के एक चाचा, जिनका नाम था कुंवर प्रीतम शाह, वो चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे। और इनका नाम बहुत बार पेपर में आया है कि इनमें से कौन चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे? वो थे प्रीतम शाह, ठीक है। नेक्स्ट है, जौनसार क्षेत्र में श्रावण मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जौनसार क्षेत्र में श्रावण मास में नुणाई त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। नुणाई त्यौहार बेसिकली आपके जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। पशु चारकों का त्यौहार इसको बोला जाता है, ठीक है, पशु चारकों का त्यौहार। इसके अलावा मुख्य रूप से यह त्यौहार भेड़ बकरियों को पालने वालों के द्वारा मनाया जाता है। तो गढ़वाल में है, क्षेत्र पूछेगा तो विशेष जौनसार क्षेत्र, पशुपालन वाले हैं, लेकिन विशेष में पूछेगा तो भेड़ बकरी वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गणनाथ मेला किस जनपद में लगता है? तो काफी फेमस गणनाथ मेला आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। मोष्टामानु मेला कहां लगता है? तो मोष्टामानु मेला आपके पिथौरागढ़ में लगता है। थल मेला कहां लगता है? तो थल मेला आपके पिथौरागढ़ में लगता है ये भी। लेकिन थल मेले को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करना है, थल मेला जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसकी स्मृति में लगता है, उससे संबंधित है। और इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेला जलियांवाला बाग से संबंधित है? आप बताएंगे थल मेला, जो कि पिथौरागढ़ में लगता है। 1940 में उसी दिन 13 अप्रैल को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है।
काली और गोरी नदी के संगम पर लगने वाले जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो काफी फेमस मेला है जौलजीबी मेला। इसकी शुरुआत 1914 में होती है और इसकी शुरुआत गजेंद्र बहादुर के द्वारा की जाती है। 3 क्वेश्चन बनते हैं जौलजीबी मेले को लेकर के। पहला, कौन सी नदियों के संगम पे लगता है? तो जहां पर काली और गोरी नदियां मिलती हैं पिथौरागढ़ के अंदर, वहां पर लगता है जौलजीबी मेला। जौलजीबी नामक जगह पर ये दोनों नदियां मिलती हैं और यहीं पर जौलजीबी मेला लगता है। इसकी शुरुआत 1914 में हुई, गजेंद्र बहादुर के द्वारा इसे शुरू किया गया। किस महोत्सव को हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है? तो हिमालय महोत्सव के नाम से नौठा कौथिग उत्सव को बोला जाता है, ठीक है। और किस धाम में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, चमोली में जो आदि बद्री धाम है वहां पर इसे मनाया जाता है, ठीक है, हिमालय उत्सव। कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी की डोलियों के साथ यात्रा में किस स्थान पर शामिल होते हैं? तो देखिए, नंदा राजात यात्रा जो उत्तराखंड में होती है, हर 12 वर्ष में होती है, गढ़वाल से शुरू होती है। किस स्थान पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुलदेवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं? यह है नंद केसरी से, ठीक है। नंद केसरी इस यात्रा का 10वां पड़ाव है और यहां पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुलदेवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। यह यात्रा आपके चमोली के कांसुआ गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। इसको भी आपने याद करना है, हर 12 वर्ष में होती है। 280 किलोमीटर की यह यात्रा 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। इस यात्रा का पहला पड़ाव है ईड़ा बढ़ानी, इसको भी याद करना है, ठीक है। और ससुराल का पहला पड़ाव है कुलसारी। यात्रा का पहला पड़ाव है ईड़ा बढ़ानी, ससुराल का पहला पड़ाव है कुलसारी। उसी क्रम में 10वां पड़ाव है नंद केसरी और अंतिम पड़ाव है बाणगांव। उसके बाद सीधा होमकुंड आता है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, शेम्योर नाट्य क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो शेम्योर नाट्य क्लब की स्थापना टिहरी में होती है। 1917 में इसे स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया? भवानी दत्त उनियाल के द्वारा स्थापित किया गया। भवानी दत्त उनियाल को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। उत्तराखंड में सबसे पहला जो नाटक था जो उत्तराखंड में लिखा गया, उसका नाम था जय विजय और साथ में था भक्त प्रहलाद। तो जय विजय नाटक और भक्त प्रहलाद, इन दोनों के रचयिता भी कौन है? भवानी दत्त उनियाल। और इन्हीं के द्वारा नाट्य क्लब की स्थापना की गई, शेम्योर नाट्य क्लब 1917 में। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर किया गया? तो इसके नाम के साथ जो ये कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था, इसके साथ ये जीबी पंत का नाम कब जोड़ा गया? ये नाम 1972 में जोड़ा गया। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को होती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1972 में इसके साथ जीबी पंत का नाम जोड़ दिया जाता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले कुलपति कौन थे? तो डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन इसके पहले कुलपति थे। कहां है ये आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है? तो भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है दून स्कूल, देहरादून में है। 1935 में बनता है और इसके संस्थापक सतीश रंजन दास हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोली पहाड़ी हिंदी के किस वर्ग में आती है? देखिए, हिंदी की उपभाषाएं हमने हिंदी वाले टॉपिक में कवर किया था। हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी पूर्वी हिंदी, एक है आपकी पश्चिमी हिंदी, एक है राजस्थानी हिंदी, एक है बिहारी हिंदी और एक 5वीं है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी। तो क्वेश्चन बना है जो गढ़वाली और कुमाऊनी है, ये तो पहाड़ी हिंदी में तो आती हैं, लेकिन कौन सी वाली पहाड़ी हिंदी? मध्य पहाड़ी में, पूर्वी पहाड़ी में या पश्चिमी पहाड़ी में? ये आती हैं मध्य पहाड़ी में। इसको आपने याद करना है, ठीक है। जो पूर्वी पहाड़ी है इसके तहत नेपाली भाषा आती है, जो पश्चिमी पहाड़ी है इसके तहत आपकी जौनसारी और हिमाचली आती है। गढ़वाली और कुमाऊनी मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गढ़वाल और कुमाऊं, जैसे मान लीजिए इधर आपकी ये बॉर्डर हो गया, इधर वाला इलाका गढ़वाल हो गया, इधर कुमाऊं हो गया, तो जो बॉर्डर वाला इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? माझ कुमैया बोली जाती है। इसको भी याद करना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से किस बोली में कुमाऊनी और गढ़वाली का मिश्रण देखने को मिलता है या मिलता जुलता रूप देखने को मिलता है। तो वो है माझ कुमैया। ठीक है, गढ़वाली बोली को 8 भागों में किसके द्वारा बांटा गया था? तो ये क्वेश्चन भी आपसे अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। देखिए, गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा है गियर्सन ने। कौन कौन सी हैं? श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौलिया, बधानी, राठी, माझ कुमैया, शलानी और टिहरियाली। और यही शलानी आपसे पेपर में पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी गढ़वाली बोली नहीं है या गढ़वाली बोली कौन सी है। तो आपको यहां पर याद रखना था, शलानी यहां पर ऑप्शन में था। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और इसे 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ठीक है, गंगा को लेकर पूछा जाता है जो गंगा एक्शन प्लान था GAP, इसकी शुरुआत कब करी गई? इसे 1985 को शुरू किया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। इसके अलावा क्वेश्चन आता है स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई? 2009 से। क्वेश्चन आता है स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? आप बताते हैं 17 दिसंबर 2009 से। इसीलिए 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस भी बोला जाता है, इसे मनाया जाता है। नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई? 7 जुलाई 2016 से। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर डाक टिकट 2015 में जारी किया गया था। कौसानी में इनका जन्म होता है 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है बागेश्वर के कौसानी में। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति भी थे। जिस व्यक्ति को रौत या जागीर दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो जिस व्यक्ति को जागीर प्रदान की जाती थी उसे थातवान बोला जाता था। हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में भूमि को थात बोला जाता था, भूमि के मालिक को थातवान या भूस्वामी कहते थे। थातवान की भूमि पर बसे किसानों को क्या बोला जाता था? तो थातवान की भूमि पर जो भूमि मालिक होता था, उसकी भूमि पर जो किसान होते थे या भूमि मालिक ने अपनी भूमि पर कार्य करने के लिए जिन किसानों को रखा होता था उनको खाइकर बोला जाता था। ठीक है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून कब लागू किए गए? तो सीलिंग कानून ये 1972 में लागू किए गए थे। इसको भी आपने याद करना है, ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड मिक्स वन लाइनर सीरीज। इस सीरीज में आज हमने उत्तराखंड के राजकीय पशु पक्षी के बारे में भी बात करी। उसके बाद हमने हाईवेज के बारे में देखा, परियोजनाओं को भी देखा, मौलाराम को कवर किया, साथ में टिहरी से रिलेटेड काफी प्रश्नों को हमने देखा। बांध हमने यहाँ पर जो प्रमुख बांध थे उनको कवर किया, उत्सव मेलों के बारे में बात करी, नंदा राजात यात्रा के बारे में हमने यहाँ पर फैक्टों के बारे में देखा और कुमाऊनी गढ़वाली बोली के बारे में भी हमने आज की वीडियो में बात करी। तो काफी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सबको हमने यहाँ पर रिवाइज करा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।